तो आज बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर मैथ के चैप्टर 1 के बारे में। वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो अगर रियल नंबर की बात की जाए तो रियल नंबर क्या है, तो इस बारे में मैंने वीडियो बनाया है संख्या पद्धति के, जाके आप संख्या पद्धति का वीडियो देख सकते हैं। बाकी संख्याओं के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अपरिमेय अपरिमेय प्लस परिमेय दोनों संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। यानी कि चाहे वो अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो, सभी सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ जो पढ़ना है। टॉपिक वाइज चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, टॉपिक वाइज ही मैं स्टार्ट करूंगा। तो टॉपिक में पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका व एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। थोड़ा वीडियो फास्ट रहेगा। ठीक है, आगे बात की जाए कि प्रमेयिका शब्द या एल्गोरिथम शब्द आपके लिए नए शब्द हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आपको पता ना हो। ठीक है, प्रमेयिका बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, एल्गोरिथम भी इतना कोई कठिन नहीं है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, मैं प्रमेयिका के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे एल्गोरिथम के बारे में। इसके बारे में, एल्गोरिथम के बारे में। तो सबसे पहले प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका देख लेते हैं। प्रमेयिका में कहता है दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस का R। तो ये है प्रमेयिका। प्रमेयिका कुछ ऐसा नहीं है जो आपको याद ना हो। दो धनात्मक पूर्णांक A व B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस का R। लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए R को, और R से बड़ा होना चाहिए B को। ठीक है, ये कंडीशन है कि 0 से बड़ा हो R और R से बड़ा हो B। ये कंडीशन फॉलो करनी है, और ये प्रमेयिका का मेथड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, समीकरण है। समीकरण याद रखना, आपको कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। ठीक है, क्या है? A बराबर B इंटू क्यू प्लस का R। ठीक है, अब प्रमेयिका के बारे में एक चीज आगे देख लेते हैं, ये है क्या। एकदम सिंपल सी चीज है, तो करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कि अगर कहा जाए कि 21 और 2, ठीक है, 21 का भाग दिया, 2 का भाग दिया जाए 21 में, तो 2 का भाग देंगे 2 दहम 20। ठीक है, कितना आया? 1। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, हम लिखते हैं इसे
21 यहाँ पे क्या है, भाज्य है। 2 क्या है, भाजक है। 2 क्या है, भाजक है। 10 क्या है, भागफल है। भागफल है। और 1 क्या है, शेषफल है। शेषफल इस प्रकार से है। तो इसमें आपने लिखा भी होगा छोटी कक्षाओं में कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल, ऐसा आपने लिखा भी होगा। बस इसी का यह समीकरण रूप है, यह इसका विस्तृत रूप है। करके देख लेते हैं। भाज्य कितना है, 21। भाजक कितना है, 2 गुणे भागफल कितना है, 10। ठीक है, फिर प्लस शेषफल कितना है, 1। तो 21 बराबर 10 दूना 20, 21। 21 बराबर 21 लेफ्ट हैंड साइड बराबर का राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ऐसी चीज नहीं है कि हमने आपने की नहीं है, इससे पहले हम ये कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो प्रमेयिका है इसके 2-4 क्वेश्चन हल करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो प्रमेयिका में शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, 1-2 क्वेश्चन और दे देते हैं। पाँच एकम 5 खत्म, 5 आया कैरी, 5 एकम 5 खत्म। तो इसको अगर लिखेंगे तो 55 इक्वल टू 5 इंटू 11 प्लस 0। इस प्रकार से यह बन गया a बराबर का b इंटू क्यू प्लस का r। कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और r की वैल्यू छोटी। तो देख सकते हैं b की वैल्यू क्या है, इसे हम कहते हैं a, ये है b और ये है q और ये है r यहाँ पे। ठीक है, तो b की वैल्यू r से बड़ी है। ठीक है, और r जो है 0 के बराबर है। जब यही कहता है या तो r 0 से छोटा हो या तो 0 के बराबर हो, इस नियम का पालन भी कर रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे हम बात करें एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी सुनाने के लिए चलिए सुनिएगा ध्यान से। एक बार एक अंडे का व्यापारी जा रहा था अपने टोकरी में अंडे लेके। तो रास्ते में एक व्यक्ति से उसकी बहस हो गई, जो कुछ काम नहीं करता था, केवल उसे टाइम पास करना था। तो टाइम पास करने के लिए उसने उससे बहस करनी चालू कर दी। तो बहस हुई तो धीरे धीरे बहस आगे बढ़ती गई और उसने व्यापारी के सारे अंडे जमीन में पटक दिए, जिससे सारे अंडे टूट गए। तो इस बहस को आगे बढ़ते बढ़ते ये बात आगे पहुंची पंचायत के पास। तो पंचायत के चाचा लोग बोले कि आपकी टोकरी में कितने अंडे थे, कितना नुकसान देना पड़ेगा। तो उस व्यापारी ने सीधा ना बता के एक पहेली के रूप में बताया। तो पहेली के रूप में उसने बताया कि अगर 2-2 गिने जाएं तो 1 अंडा शेष रह जाता है, अगर 3-3 गिने जाएं तो 2 अंडा शेष रह जाता है, अगर 4-4 गिने जाएं तो 3 अंडा शेष रह जाता है, अगर 5-5 गिने जाएं तो 4 अंडा शेष रह जाता है, और 6-6 गिने जाएं तो 5 अंडा शेष रह जाता है। परंतु अगर 7-7 गिने जाते हैं तो कोई अंडा शेष नहीं बचता है। तो पहेली थी कि अगर 2-2 गिने जाते हैं तो 1 बचेगा, 3-3 गिने जाते हैं तो 2 बचेगा, 4-4 गिने जाते हैं तो 3 बचेगा, 5-5 गिने जाते हैं तो 4 बचेगा, और 6-6 गिने जाते हैं तो 5 बचेगा। लेकिन अगर 7-7 गिने जाते हैं तो 1 भी अंडा शेष नहीं बचेगा। तो इस पहेली को ही, और उसने ये भी बताया कि उसकी टोकरी में 150 से ज्यादा अंडे नहीं आ सकते हैं। इस पहेली को हम हल करेंगे। तो इस पहेली को हल करने के लिए हमें प्रमेयिका का सहारा लेना पड़ेगा।
इसके अलावा एल्गोरिदम भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की बात आपके साथ। चलिए आगे की बात है, तो देखते हैं। उसने क्या कहा सबसे पहले, अगर 7-7 गिने तो कोई अंडा शेष नहीं बचता है, तो हमें 7-7 अंडे गिनने हैं। अर्थात इसका फैक्टर बना a बराबर का 7 इंटू 7-7 अंडे गिनने हैं, तो क्या बचेगा, मतलब 7 बार भाग जाएगा। तो क्यों, प्लस का आर का मतलब कितना हुआ 0। 7-7 गिने जाते हैं तो कुछ शेषफल नहीं बचता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यों है वो है एक प्राकृत संख्या। ठीक है, आगे बात करें, अगर 6-6 गिने जाते हैं तो 6-6 गिने जाते हैं तो 5 अंडे शेष बचते हैं। अगर 5-5 गिने जाते हैं तो 4 अंडे शेष बचते हैं। और अगर 4-4 गिने जाते हैं तो 3 अंडे शेष बचते हैं। और 4-4 गिने जाते हैं तो 3 अंडे शेष बचते हैं। और अगर 3-3 गिने जाते हैं तो 2 अंडे शेष बचते हैं। और अगर 2-2 गिने जाते हैं तो 1 अंडा शेष बचता है। इस प्रकार से यह पूरी एक चरणबद्ध श्रृंखला हो गई। हमने इसे किसके रूप में लिखा, क्रमिका के रूप में लिखा, लेकिन यहाँ पे कई स्टेप तैयार हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, ये सारे स्टेप तैयार हो गए, इन्हीं को बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, अब एल्गोरिथम के बारे में अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिभाषा है, एल्गोरिथम, चलिए यूक्लिड की एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, यह एक सुपरिभाषित एक चरणों की एक श्रृंखला है, जिससे यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जिससे विशेष प्रकार की समस्या को हल श्रृंखला है जिससे विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिससे विशेष प्रकार की समस्याओं को हल किया जाता है। ठीक है, उनकी एक चरणबद्ध हमें तरीका मिलता है, तो चरणबद्ध तरीकों को ही क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। और जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रमेयिका। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, शायद आपको समझ में आएगी, नहीं आए तो दोबारा आप वीडियो को देख लीजिएगा। प्रमेयिका क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं प्राप्त क्यू व आर इस प्रकार विद्यमान है कि ए बराबर क्या होगा, बी इंटू क्यू प्लस का आर। और एक कंडीशन है कि जो आर है वो सदैव 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, परंतु बी सदैव आर से बड़ा होना चाहिए। तो यह कंडीशन है। तो अगर बात की जाए कि जो एल्गोरिदम शब्द है वो कहां से आया, तो इसका अल-ख्वारजी नामक एक फारसी गणितज्ञ थे। ख्वारजी
अल ख्वारिज़मी नामक एक फारसी गणितज्ञ थे। इन्होंने ही सबसे पहले 9वीं शताब्दी में एल्गोरिदम शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इनके द्वारा ही एल्गोरिदम नाम दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाला पार्ट मेट देते हैं। चलिए देखते हैं, और इन्हीं की सहायता से हम क्या निकालेंगे, माशा भी निकालेंगे। इन्हीं की सहायता से हम माशा भी निकालेंगे। वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सहायक प्रयोग से 180 संख्याएं हैं, मैं लिख लेता हूं, 180, 252 और 324 का माशा ज्ञात कीजिए। 324 का माशा ज्ञात कीजिए, किसकी सहायता से, एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रफ कार्य करेंगे प्रमेय, ठीक है। रफ कार्य के बाद हम फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि जो छोटी वाली संख्या है, जो छोटी वाली संख्या है उसका हम क्या करें, बड़ी वाली संख्या में भाग दे दें। ठीक है, जो छोटी वाली संख्या है उसको बड़ी वाली संख्या में भाग दे दें, तो हमें ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगे। चाहे बीच वाली संख्या से सबसे बड़ी वाली संख्या में भाग दे दिया जाए, ठीक है, चाहे जिससे आप किसको भाग दें, लेकिन हाँ छोटी वाली से बड़ी वाली को भाग देना। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं 324 में 252 का भाग। तो कितने बार जा रहा है, एक बार जाएगा। 252 घटा देते हैं, 4 में से 2 गए, 2 आया, 12 में से 5 गए, 7 5 12 होता है। फिर हम क्या करेंगे, जो माशा वाली प्रक्रिया उसको दोहराएंगे। ये जो यहाँ पे भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। जो शेष आया था वो भाजक बन जाएगा। तो 72 का भाग देते हैं 252 में, तो 7 त्रिक 21, लगभग अगर हम 3 बार ले जाएं, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 216, तो शायद चला जाएगा। तो 3 बार ले जाते हैं तो 216 आया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 में से 6 गए, 6 आया, 4 में से 1 गए, 3। फिर 36 का भाग देंगे 72 में, तो 36 दूनी 72, ठीक है, 72 पूरा कैंसिल हो गया। तो हमें एक चरणबद्ध तरीका मिल गया। अब हम 36 का भाग 180 में देंगे। फिर देखेंगे 36 का भाग 180 में, तो 3 18, ठीक है। अगर हम 5 बार ले जाते हैं तो चला जाएगा। तो 5 बार ले गए 180, 5 छक्का 30, 3 आया कैरी, 5 × 15, 15 3 18। इस प्रकार से यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर भी 36 प्राप्त हुआ। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब इसे लिखा कैसे जाता है, एल्गोरिथ्म है, तो एल्गोरिथ्म लिखने के लिए जो चरण होना चाहिए, तो सबसे पहले चरण स्टार्ट करते हैं। प्रमेयिका में सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, क्यू और आर। तो हमारे पास सारी चीजें ज्ञात हो चुकी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप माशा यहीं पे मैं लिख देता हूँ, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या लिखना था, यही लिखना था स्टेप फर्स्ट में कि 324 बड़ा है 252 से, 252 बड़ा है 180 से, ये चीज हमें लिखनी होती है। फिर इसके पश्चात यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं यूक्लिड का कार्यक्रम। यूक्लिड प्रमेयिका का जब हमने प्रयोग किया था तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो वही चीज हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखें, जो हमने किया है वही करेंगे। हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, तो A बराबर B इंटू क्यू प्लस का R, ठीक है। इस समीकरण की सहायता से हमें इस मान को रखना है, ठीक है। प्रमेय आपको पता होता है कि प्रमेय वह है जो पहले से सिद्ध की गई है।
ठीक है, बस हमें उसकी सहायता से अन्य हलों को हल करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपने दिमाग में ये वाला जरूर रखिएगा कि जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम फॉलो करते रहें, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 324 में भाग दिया 252 का। तो 324 में 252 का भाग दिया, तो पहले स्टेप में क्या बना, 324 बराबर 252 गुणे का 1 प्लस का 72। ठीक है, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। फिर स्टेप सेकंड की बात की जाए, स्टेप सेकंड क्या हुआ, स्टेप सेकंड में हम देखते हैं कि 252, ठीक है, इसके पहले हम ये लिख देते हैं कि r बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, r बराबर 0 के नहीं है। फिर आगे 252 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखा है 72 मल्टीप्लाई 3 प्लस 36। ठीक है, ये हो गया स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में भी लिख देंगे r बराबर 0 के नहीं है, ना ही r, सॉरी, जो r है वो b से छोटा है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, इसी में आगे लिख लेते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, तो यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड की बात करो, तो स्टेप थर्ड में हमने क्या किया है, तो स्टेप थर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ, अब क्या आएगा, 72 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ पे क्या आया, r बराबर 0। यहाँ पे क्या आया, r बराबर 0, r बराबर है 0 के, तो लिख देंगे r बराबर 0, अतः 324वां 252 का मासा 36 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक संख्या और है, तो उस संख्या को भी करेंगे, तो आगे करेंगे। अब इसमें स्टेप अगला चरण चलेंगे। ठीक है, अगले चरण में लिख देंगे कि अब 180 बड़ा है 36 से, 180 बड़ा है 36 से। तो इस प्रकार से इसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसको लिखेंगे स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ की बात करते हैं, तो स्टेप फोर्थ में हमने क्या किया, 36 का भाग किसने दिया, 180 में, तो भाग दे देते हैं। क्या हुआ था, 180 बराबर का 36 गुणे का 5 प्लस का 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे r बराबर है 0 के, अतः 180 252 व 324 का मासा 36 होगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को हल करने हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आने वाले जो क्वेश्चन हैं, प्रश्नावली है, उनको मैं बाद में करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एनसीईआरटी पैटर्न के ही क्वेश्चन करवाऊंगा, रेफरेंस वाले, जिससे कि एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, बाकी सारे बुकों के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स पे, ठीक है, ज़रूर मुझे बता दिएगा। चलिए, अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उनको आप घर से करिएगा, फिर आगे की बात कल की जाएगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। एल्गोरिथम या प्रमेयिका में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा वो नहीं है। सबसे पहले किसी भी चीज़ से डरना आप छोड़ दीजिए,
जब तक डर रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डर को अपने दूर करिए और आइए मौज के साथ मैथ को लगाइए। अगर किसी को डाउट हो तो जरूर बताएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं निम्नलिखित संख्याओं निम्नलिखित संख्याओं का HCF निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं को का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को समझ में ना आए तो जरूर पूछ लेगा। 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आगे की बात आगे होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220। अगला क्वेश्चन है 667 और 255। 867 और 255। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो जरूर आप बताइएगा। इसके अलावा और दे देते हैं चौथा 420 और 130। पांचवा 12,576 और 4,052। 4,052। छठा 455 और 42। ये 6 क्वेश्चन हैं, आपको घर से करने हैं। कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद कल हम चैप्टर का वीडियो डालेंगे जो आपके प्रश्नावली 1.1 का होगा, वो भी रेफरेंस वाले का। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर पूछेगा। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।